सर मैक्सिमम पावर थ्योरम बता दो। यार पहले अभी हम सैंपल पर कंप्लीट कर लें ये वाला, फिर आप पूछ लेना, ठीक है। तो हमने बच्चों अभी सेक्शन ई पूरा कंप्लीट किया, जिसमें मैंने आपको प्रिज्म के बहुत अच्छे से क्वेश्चन बताए अभी। उसके बाद हमने 12 के 12 एमसीक्यू कंप्लीट कर लिए। अब हम करने जा रहे हैं एसेशन रीजन। एसेशन रीजन बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट होते हैं, जिन बच्चों के कॉन्सेप्ट तगड़े हैं वही बच्चे मोस्ट ऑफ द टाइम कर पाते हैं, इसलिए ध्यान से सुन लेना ताकि आपको समझ में आए कि कैसे अटेम्प्ट करने हैं एसेशन रीजन। आ जाओ मेरी बात सुनो। लास्ट 4 क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास का, सुन रहे हो, एसेशन रीजन। आई होप कि आपने इतने प्रैक्टिस किए होंगे कि आपको ये रट चुके होंगे कि एसेशन सही है और रीजन बिल्कुल डिफाइन कर रहा है तो ए, एसेशन सही है रीजन सही है एक्सप्लेन नहीं कर रहा तो बी, एसेशन सही है रीजन गलत है तो सी, और दोनों ही गलत है भंडे हैं तो डी। क्लियर? आज अब हम पढ़ते हैं एसेशन रीजन। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16 4 क्वेश्चन है अपने पास। तो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहे हो, एसेशन पढ़ते हैं कि द इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर इंक्रीज ऑन डोपिंग। अच्छा बिल्कुल सही कह रहे हो कि जो सेमीकंडक्टर होते हैं बच्चों, उसमें अगर आपने डोपिंग कर दिया तो उनकी कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। सिंपल सी बात, हम डोपिंग करते ही इसलिए हैं ताकि उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो सके। आगे पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं। अब क्यों होता है ऐसा, मैं आपको पहले बात कर लेता हूँ। जैसे मान लो कोई सेमीकंडक्टर था, इसमें आपने इम्प्योरिटीज मिला दिए तो इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होनी ही होनी है, इसलिए हम इम्प्योरिटी मिलाते हैं, और इम्प्योरिटी मिलाने की प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। ये सब आप थ्योरी याद होगा। अब इस डोपिंग से होता क्या है कि अगर आपने ग्रुप नंबर 13 मिलाया तो नंबर ऑफ होल्स बढ़ जाएंगे, तो होल्स के बढ़ने की वजह से कनेक्टिविटी बढ़ जाती है। और अगर ग्रुप नंबर 15 बढ़ाया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ने की वजह से बढ़ जाता है। तो चाहे 13 मिलाओ चाहे 15 मिलाओ, दोनों केस में एक में होल बढ़ रहा होगा एक में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा होगा, जिसकी वजह से कनेक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट था। अब इसका रीजन पढ़ लेते हैं। डोपिंग ऑलवेज इंक्रीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सेमीकंडक्टर है। होल्स कहाँ गए? डोपिंग ऑलवेज इंक्रीज, ऑलवेज कह रहा है, बदतमीज कहीं का, बताओ होल्स को भूल गए, इतना भेदभाव करोगे। डोपिंग नहीं नहीं भाई साहब, गलत लाइन हो, लाइन ही गलत हो। इसका जाएगा एसेशन सही है बिल्कुल, और रीजन गलत है, ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर सी जाएगा। सी किस किसने बताया, सी किस किसने बताया? सैनी हेलो बच्चा, स्नेहा ने सी बता दिया, काजल ने सी बता दिया, अर्नव जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, बहुत बढ़िया। अनामिका ने भी सी बता दिया, बहुत बढ़िया। आ जाओ बच्चों, तो देखो भाई साहब क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 और अच्छे क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन, दोनों एक साइड एक थोड़ा थोड़ा स्लाइड कर देता हूँ ये, ताकि क्वेश्चन पूरा दिख जाओ। चलो अब हमसे का कह रहे क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ो। स्नेहा का कह रहे क्वेश्चन, इन एन इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व्ड इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है, इफ द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स and the distance between capital D of the screen coherent source both are reduced to 1/3, then new fringes will remain same। ओहो आसान सा क्वेश्चन बच्चों। तो यंग्स डबल स्लिट का आपको ये फॉर्मूला याद ही होगा YNth का, जिसमें हम लिखते हैं n लैम्डा d by d। अब ये क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे, एसेशन ये कह रहा है आपसे कि कैपिटल डी और स्मॉल डी दोनों को अगर मैं 1/3 से डिक्रीज कर दूं तो जो नया फ्रिंज विड्थ होगा वो रिमेन सेम रहेगा। बात तो सही है, इसको भी 3 से डिवाइड कर दो इसको भी 3 से डिवाइड कर, कट जाएगा, बात वही हो जाएगी। तो एसेशन तो बच्चों बिल्कुल सही है। अब इसका रीजन क्या होना चाहिए, तो हमने फॉर्मूला लिख दिया है। क्वेश्चन का रीजन क्या कह रहा है, फ्रिंज विड्थ इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल डी बाई कैपिटल डी है। झूठे, देखो यार सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है, वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कैपिटल डी बाई स्मॉल डी के, कैपिटल डी ऊपर होता है स्मॉल डी नीचे होता है, उल्टा लिख दिया, गलत होगा। और फिर से ऑप्शन सी जाएगा इसका। कितने बच्चों ने सी बताया देखो, चलो कमेंट पढ़ता हूँ आप लोगों के। ऑप्शन नंबर सी जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी 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 सी, बहुत बढ़िया। या ने बता दिया, अनामिका ने बता दिया, काजल ने, स्नेहा ने बता दिया, बहुत बढ़िया, अच्छे बच्चों आप लोग। चलो भाई ये हो गया दूसरा सेशन क्लियर। ऐसे करके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए आपके, लेकिन मजा आता है। आपने अभी पढ़ लिया, अब आपको याद रहेगा। तो चलो चलो इसको मिटाते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर मूव करते हैं। 15 और 16 दो क्वेश्चन एक साथ करेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे मूव कर देता हूँ मैं, इधर नहीं इधर। क्वेश्चन नंबर 15 का कह रहे हो क्वेश्चन, असेशन की बात करेंगे। असेशन कह रहा है बच्चों, द फोटो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस बाय अ मोनोक्रोमेटिक लाइट
light beam incident on a metallic surface have spread in their kinetic energies. अच्छा, देखो बच्चों ये क्या कह रहा है कि जब भी हम किसी मेटेलिक सरफेस की बात करते हैं तो मेटेलिक सरफेस में जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, इंग्लिश तगड़ी देते हैं ये लोग कभी कभी, बताओ। द फोटो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस बाय द मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक मतलब लाइट की बात कर रहे हो, जो लाइट फॉल होगा HU वाला है ना, हैव स्प्रेड इन देयर काइनेटिक एनर्जीज, मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलेंगे बच्चों, उनकी काइनेटिक एनर्जीज स्प्रेड होंगी, मतलब अलग अलग होंगी, ये कहना चाहते हैं। इस वर्ड्स का मतलब ये कहना चाहते हैं कि सबकी काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होगी। पहले की काइनेटिक एनर्जी हो सकता है अलग हो, दूसरे की हो सकता है सेम भी हो और अलग भी हो, तीसरे का हो सकता है सेम भी हो और अलग भी हो। तो ये एक प्रोबेबिलिटी है जो कि एसेसन बिल्कुल सही है। असलियत में क्या होता है कि जब हम किसी मेटेलिक सरफेस पे एनर्जी मारते हैं ऐसे करके, तो इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिट में से निकलते हैं। तो मान लो जैसे कि हमारा न्यूक्लियस है ना, ये एक ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, वैसे तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में से जो निकलेगा उसको बहुत कम एनर्जी चाहिए होगा, तो वो हायर, मान लो इसको चाहिए बाहर निकलने के लिए सिर्फ 2 जूल और आपने दिया 10 जूल, तो ये कितने जूल के साथ निकलेगा? 8 जूल के साथ। कि 10 जूल जो मैंने उसको दिया है उसमें से 2 जूल तो ये निकलने में खर्च कर देगा वर्क फंक्शन में, और 8 जूल की काइनेटिक एनर्जी बना के भागेगा। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन अंदर से निकलेगा, अब उसको मान लो अब चाहिए 4 जूल बाहर निकलने के लिए, क्योंकि अंदर है वो, तो अब इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितने जूल का बचेगा? 6 जूल का। समझ रहे हो? तो अलग अलग इलेक्ट्रॉन को अलग अलग एनर्जी की जरूरत हो सकती है और अलग अलग काइनेटिक एनर्जी पॉसिबल है। ठीक है। और कई बार क्या होता है ना कि जब ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो बाहर वाले एटम से टकराते हुए निकलते हैं, तो बाहर वाले एटम से टकराएंगे तो काइनेटिक एनर्जी और कम हो जाएगी उसकी। समझे? जैसे कि मैं कहूँ, मान लो यहाँ पे एक एटम है, यहाँ पे एक एटम है, यहाँ पे एक एटम, यहाँ पे एक एटम है, इसका इलेक्ट्रॉन निकला। ठीक है। अब ये है हमारा सरफेस, ये हमारा ऐसे करके ले लिया, ये सरफेस है एंड वाला। अब जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के जब जा रहा होगा तो हो सकता है कि इस एटम से टकरा जाए, एटम से टकरा के फिर निकले तो काइनेटिक एनर्जी और कम हो जाएगी। समझ लो? तो ये सारे कॉन्सेप्ट होते हैं उसके अंदर। तो चलो इस बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया मैंने तो ये, तो इसको हटाते हैं और रीजन पढ़ते हैं अपना। रीजन पढ़ेंगे, रीजन, रीजन पढ़ो भाई जा, रीजन, रीजन। द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम इनसाइड द मेटल सरफेस इज लॉस्ट इन कोलिजन विद द अदर एटम। अरे जाओ, अभी तो बताओ। बिल्कुल सही कह रहे हो, और रीजन भी सही है, एसेसन भी सही है, और ऑलमोस्ट करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है कि 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो वो अंदर से निकल रहे होते हैं इसलिए काइनेटिक एनर्जी कम होता, तो अगर ये ऐसा कुछ कहते कि अलग अलग ऑर्बिट से निकलते तब भी एक्सप्लेनेशन सही माना जाता भाई साहब, और कोलिजन की बात कर रहे हैं तब भी ऑलमोस्ट सही माना जाएगा। तो इसका मोस्ट सुटेबल आंसर ए और बी में कंफ्यूजन हो सकती है बच्चों को, लेकिन मैं तो कहूंगा इसका मोस्ट सुटेबल आंसर ए कहो, क्योंकि दोनों में से कुछ भी दिया होता, इनसाइड वाले अलग अलग ऑर्बिट की बात करते तब भी सही था, और कोलिजन की बात करें तब भी सही है। तो मेरे ख्याल से मोस्ट सुटेबल आंसर ए जाएगा बच्चों इसका। बिल्कुल सही, काजल ने सही बताया है। अब लास्ट क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं, फिर मैं आप लोगों का कमेंट पढ़ूंगा, फिर मैं आप लोगों से बातें करूंगा, क्योंकि जो बच्चे कॉन्सेंट्रेटली सुन रहे हैं उनका टाइम यूटिलाइज करवाना है मेरे को। बहुत बढ़िया, आ जाओ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास, जिसमें हमने एसेसन रीजन भी आज कंप्लीट कर लिया। देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहे हैं? अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, according to Coulomb's law, following figure has the value of Q1 into Q2 is less than equal to 0। और फोर्स कैसा लग रहा है? देखो Q1 Q, अरे आसान क्वेश्चन होगा। Q1 और Q2 कैसा फोर्स लग रहा है? अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव कब लगता है? जब एक पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो। जैसे मान लो कि एक को पॉजिटिव लेना पड़ेगा, प्लस का 10 मान रहा हूँ, और Q2 जो होगा ऑफकोर्स नेगेटिव होगा, माइनस का, तभी अट्रैक्टिव हो सकता है। तो Q1 इंटू में Q2 करोगे तो दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो भाई साहब, वैल्यू माइनस में आएगी, माइनस का 100 हो जाएगा, और माइनस का 100 इज लेस देन 0। बिल्कुल सही बोला, एसेसन सही है भाई साहब। रीजन पढ़ लो। द फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2 इज अट्रैक्टिव, ये बात भी सही है कि फोर्स अट्रैक्टिव है इसीलिए लेस देन होगा, अगर ये फोर्स रिपल्सिव होता तो मोर देन होता। असेसन भी सही है, रीजन भी सही है, और ऑलमोस्ट सही एक्सप्लेन कर भी रहा है। अगेन इसका ऑप्शन भी जाएगा ए। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एसेसन रीजन भी कैसे करने हैं। तो ये हमने आज पूरे सैंपल पेपर कंप्लीट कर लो। आपको मैंने एमसीक्यूज पहले सॉल्व करा दिए हैं, हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करवा दिए हैं लाइव क्लास में। आज हमने सुबह सुबह केस स्टडी भी कर लिया था, और ये हमने अभी 5 नंबर के क्वेश्चंस और ये वाले एसेसन रीजन ये भी कंप्लीट कर लो। तो अब मैं आपसे बस इतना कहूंगा कि जितना आपने उन्हें पढ़ लिया है, कल के दिन में बस उनको सिर्फ रिवाइज करना, कुछ नया मत पढ़ना, फालतू में पैनिक हो जाओगे।
कि जितना आपने पढ़ लिया है इट इज मच मोर इनफ कि आप 90 के आसपास पहुंच जाओ। मैं सबसे कह रहा हूँ जितना आपने पढ़ा है उतने पे भरोसा करो, उसी को बार बार रिवाइज करो। चलो मैं इसको हटाता हूँ और पहले आपसे आके बात करता रुको, 1 मिनट दे दो, फिर मैं आप लोगों का कमेंट भी पढ़ूंगा। चलो भैया इन सबको कर दो डिलीट, इसको कर दो गायब और हटा दो। आ जाओ, अब आपसे मैं बात कर सकता हूँ। क्या क्या कमेंट कर रहे हो आप लोग? ऐसी ईयर का होगा क्या? हाँ बच्चा, पैटर्न तो सेम है, तभी तो लिया था क्वेश्चन पेपर। इस साल का पैटर्न सेम रहेगा, 5 सेक्शन रहेंगे आपके पास। और क्या कह रहे हैं? पेपर लीक नहीं बच्चा, ये पेपर नहीं आएगा यार, ये तो सैंपल पेपर था। हाँ 23-24 के पैटर्न पे बेस्ड है उमेश, ये पेपर 23-24 के पेपर पे बेस्ड था। बच्चों जिन्होंने नहीं देखा तो स्टार्टिंग से देख लेना, आसान है, बहुत बढ़िया। न्यूमेरिकल में दिक्कत जरा है, कैसे करूं? यार मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल कराए हैं, अगर आप लाइव वीडियो देखना चाहो तो लाइव वाले सेक्शन में जाके देख सकते हो, बहुत सारे न्यूमेरिकल कराए हैं मैंने। और कोशिश करना फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बच्चा। या ये पीडीएफ भेज दो बच्चा, अभी भेज दे रहा हूँ मैं, टेलीग्राम पे ग्रुप पे भी ये पीडीएफ भेज दूंगा और व्हाट्सएप के ग्रुप में भेज दूंगा। अब मेरी एक बात ध्यान से सुन लो हर कोई, सबसे कह रहा हूँ मैं, जितने बच्चे यहाँ पे अभी अवेलेबल है, कि कल के दिन जो लास्ट एग्जाम से एक दिन पहले का दिन होता है, आपका फिजिक्स का एग्जाम है 4 तारीख को, कल के दिन एग्जाम से एक दिन पहले आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। जो आपने अपने स्टडी लीव में पढ़ाई करे हैं, अपनी कॉपी रिवाइज करी है, अपने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करे हैं, सिर्फ उन्हीं को रिवाइज करना है, रिकैप करना है। आप लोगों ने जितना सिलेबस पढ़ लिया है इट इज मच मोर इनफ टू आपको, ताकि वो 80 के नहीं सॉरी 90 के आसपास पहुंचा दे। मैं सिंपल से कह रहा हूँ, जितना आपने सिलेबस पढ़ लिया वो आपको 90 के आसपास आराम से पहुंचा देगा। फिर बाद में पैनिक होगे कि ये रह गया वो रह गया, तो जो आपने पढ़ा है उसको भी सही से समराइज नहीं कर पाओगे, याद नहीं कर पाओगे, और वो भी समराइज नहीं हुआ तो पेपर में हो जाएगा कॉन्फिडेंस डाउन। और एक बार कॉन्फिडेंस डाउन हुआ तो आता हुआ डेरिवेशन, आता हुआ क्वेश्चन भी छूट जाता है। तो ये मिस्टेक मत करना। कल के दिन सिर्फ और सिर्फ रिविजन का दिन है, याद रखना। एग्जाम से एक दिन पहले सिर्फ और सिर्फ रिविजन करूंगा, उसके अलावा कुछ नया नहीं पढ़ूंगा। जो मैंने पढ़ लिया उसी को समेटूंगा अच्छे से, उसी में से क्वेश्चन आए तो मैं उसको अच्छे से अटेम्प्ट करके आऊँ। एज सिंपल इट इज। नया सिलेबस नहीं पढ़ना है, किसी की बात नहीं सुननी है। कोई दोस्त बोले ये देख लिया, ये रह गया, ये रह गया, तो उसको बोलो तू ही पढ़िए, मैंने जितना पढ़ना था पढ़ लिया, मेरा बहुत है, मेरे इतने में ही 90 आ जाएंगे। एज सिंपल सा डायलॉग मार दिया करना। चलो मिलते हैं आपको कल। कल कोई लाइव क्लास नहीं है, मैं सीधे सीधे ऑल द बेस्ट बोलता हूँ आप लोगों को। ऑल द बेस्ट बच्चों फॉर फिजिक्स एग्जाम। बिल्कुल आराम से, पेशेंटली, रिलैक्स मोड में जाके पेपर अटेम्प्ट करने का। मस्त गाने गाने गुनगुनाते रहना है एग्जाम में, मन में गुनगुनाना, तेज तेज मत गाने लग जाना, समझ रहे हो? क्योंकि अभी होता है ना बच्चे यूट्यूब पे फेमस होने के लिए बाजार में जाके खूब तेज तेज नाचने लग जाते हैं, वो सब मत करना, ना पेपर वाले बाहर निकाल देंगे भाई साहब। चलो मैं कमेंट पढ़ लेता हूँ, क्या कहना चाह रहे, क्या कहना चाह रहे हो? सौरभ कुंतल, भैया मेरा डाउट देखा क्या, ज्वाइन की? कोई नहीं बच्चा, सौरभ अभी डाउट देख लेता हूँ मैं आपका, और ये वीडियो अवेलेबल हो जाएगा अभी थोड़ी देर में, तो देख लेना पूरा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए मैंने, 5 नंबर के प्रिज्म के क्वेश्चन करवाए हैं, 5 नंबर के पूरे क्वेश्चन करे हमने, एमसीक्यू भी करे और एसएसएन रीजन भी करे इसमें, तो ध्यान से देख लेना इसको। सोहम सोनी, सर एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बच्चों क्वेश्चन एनसीईआरटी के रिपीट तो नहीं होंगे, और एक दिन पहले मैं आपको एनसीईआरटी करने की सलाह तो बिल्कुल नहीं दूंगा। निशांत प्रजापति, थैंक यू भैया, मोस्ट वेलकम बच्चा। बाय 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 बच्चों, बाय काजल। सौरभ देख लिया बच्चा मैंने, अभी मैं आपको देख लेता हूँ वो। ओके ओके, बाय 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 बच्चों। सो हम बच्चा एनसीईआरटी लास्ट टाइम पे मत करो, पैनिक हो जाओगे, एक भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हुआ तो फिर आपको दिक्कत होगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ जितना आप लोगों ने अभी तक पढ़ लिया है, अब बस उसी को बार बार रिकैप करो, रिवाइज करो। चलो मिलते हैं एग्जाम के बाद, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट बच्चों, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट। मस्त फोड़ के आना फिजिक्स का पेपर भाई साहब, एक भी क्वेश्चन छोड़ के मत आना, जो आए उस टॉपिक से रिलेटेड लिख के आना भाई साहब, समझ रहे हो? बाय बाय।